नमस्कार दोस्तों। प्रीमिक्स में आज 5 सवाल नहीं, आज तो देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स में से यूपीएससी ने 2025 में अपने कंडक्ट किए गए कुछ पेपर्स में कौन से सवाल पूछे। हम ये भी देखेंगे कि कितनी डेप्थ में गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। बट आज के क्वेश्चंस थोड़े से इजी होंगे, लेकिन मार्क्स मुझे ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स आए। प्लीज़ अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी यूपीएससी के ईपीएफओ पेपर का क्वेश्चन है ना। ईपीएफओ या सीएपीएफ या सीडीएस। अब दीज आर द पेपर्स जिसको आप लोगों को लगता है, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको लगता है कि यार ये पेपर इजी होंगे लेकिन ये इजी नहीं होते हैं, बहुत टफ होते हैं। आज के जो क्वेश्चंस है रिलेटिवली ईजियर साइड वाले मैंने उठाए हैं। अगर आप चाहते हो डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठाऊं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन भर दो यार, और बताओ मुझे कि आप चाहते हो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर और क्वेश्चंस आए। इस क्वेश्चन को आंसर करें जरा, पॉज करें स्क्रीन को, ट्राई टू आंसर इट। निष्ठा is an integrated teacher training program that has been extended to cover teachers at all stages of school education। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। निष्ठा एनसीईआरटी के द्वारा चलाया जाने वाला टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हर लेवल के स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। पीएम पोषण covers only those school children who are studying in classes 1st to 6th in government and government aided schools। ये स्टेटमेंट गलत है। पीएम पोषण इज नथिंग बट द न्यू नेम फॉर मिड डे मील स्कीम। और मिड डे मील स्कीम जो एक वक्त का खाना या लंच दिया जाता है, प्री कुक्ड लंच दिया जाता है बच्चों को, फ्रेशली कुक्ड लंच दिया जाता है बच्चों को, वो 1st से लेकर 8th के बच्चों को दिया जाता है हर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर। इसलिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ए। निष्ठा प्रोग्राम जैसा मैंने आपको बताया, एलिमेंट्री लेवल 1st से 8th, सेकेंडरी लेवल निष्ठा 2.0 और 3.0 फॉर इवन दोज हु आर प्रोवाइडिंग लिटरेसी प्रोग्राम्स, उन सबके टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। और पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये सारी चीजें और लगभग 150 के आसपास स्कीम्स जो स्पेसिफिकली यूपीएससी जिन सेक्टर्स को टारगेट करता है ना, उन सेक्टर्स को टारगेट करते हुए मैंने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में अपने पढ़ाई है। स्कीम्स के साथ साथ पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, यू नेम द सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट हैज बीन टॉट विद क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जाम। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही है? पॉज कीजिए स्क्रीन और आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है, मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का ही एक पिलर है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन वन नेशन वन एप्लीकेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हाँ, आप देख रहे हो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या गवर्नमेंट की वेबसाइट से सीधा सीधा स्टेटमेंट उठा के पूछा जाता है। और आई ऑल्सो इंश्योर कि जब भी मैं गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाता हूं तो स्टैंडर्ड जो मेरा सोर्स है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, गवर्नमेंट की वेबसाइट खुद है, नॉट फ्रॉम एनी सेकेंडरी और टर्शरी सोर्स। तीसरा, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट। पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ने इसे डेवलप किया नहीं, इसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा, इट्स एम इज एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल द फंक्शन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने आपको कुछ एलिमिनेट करने के लिए नहीं बोला, ऑप्शंस में से चूज करने के लिए कुछ नहीं बोला मैंने। क्यों? क्योंकि हम जब पहले तैयारी करते हैं ना, जब तक फरवरी मार्च अप्रैल नहीं आ जाता तब तक हमें ये एलिमिनेशन, ये ट्रिक, ये रट्टाफिकेशन, इस सब से दूर रहना चाहिए और बेसिक अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। तो सही आंसर है बी। इसका एम है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के सभी फंक्शंस को ये करना चाहता है डिजिटलाइज, ठीक है। चाहे वो बिल सबमिट करना हो, चाहे वो क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछना हो, सब कुछ ऑनलाइन करवाना चाहता है, डिजिटाइज करवाना चाहता है। आंसर इज बी। जिसने बी आंसर दिया है बिल्कुल बढ़िया, सही, करेक्ट, धंधनाता हुआ आंसर। अब ये देखो, ये स्कीम भी मैंने अपने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में पढ़ाई है स्टूडेंट्स को, और इसमें से क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ पूछ रहा है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, स्माइल, इज मेंट फॉर रिहैब ऑफ। सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर आपको आता होगा, स्कीम पढ़ी होगी तो आता होगा, नहीं पढ़ी होगी तो तुक्का मारोगे, गेस करोगे वहां पे जाके। और जनरली अगर लोग गेस करते हैं सी, वैसे वो सी यहाँ पे सही हो जाता। तो यस, स्माइल इज अ स्कीम विच इज फॉर बोथ members of transgender community and persons engaged in the act of begging। कौन सी मिनिस्ट्री की ये स्कीम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये स्कीम, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो स्माइल में बेसिकली किया क्या जाता है
कि एग्जिस्टिंग देयर वर 2 स्कीम्स इन 2007 में स्टार्ट हुई थी, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए रिहैबिलिटेशन स्कीम्स और बेगिंग के लिए या मैनुअल वर्क डेस्टिट्यूट लोग जिनके पास घर नहीं है, जो भीख मांगने पे या आर्म्स पे डिपेंडेंट है, उनके लिए स्कीम थी। तो बेसिकली ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए और जो आपकी बेगिंग के अंदर इन्वॉल्व कम्युनिटी है उसके लिए ये स्कीम है। तो इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशंस भी हैं, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी भी है, हेल्थ सर्विसेज भी है, एजुकेशन सपोर्ट भी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, है ना, स्कॉलरशिप्स और सब। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, स्क्रीन पॉज करो, आंसर दो फटाफट से। Which of the statements given below is or are करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। ये पढ़ लिया करो पहले हमेशा। National Green Hydrogen Mission was approved by the Cabinet Government of India in the year 2023, बिल्कुल सही है। Ministry of Environment and Forest and Climate Change has launched Green Hydrogen Certification Scheme। अब उन्होंने जानबूझ के आपको ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम दी ताकि आप ये सोचो कि ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट की ही स्कीम होगी, ये बिल्कुल गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम जो है वो भी उसी मंत्रालय की, उसी मिनिस्ट्री की स्कीम है। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है और आपका आंसर होगा ए, 1 ओनली। जिसने भी ए आंसर दिया है बहुत खूब, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपने बेसिक्स समझे। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जनवरी 2025 में ग्रामीण भारत महोत्सव के बारे में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में खबर आती है, सीधा छाप देता है वो यहां पे, है ना, तो क्वेश्चन पे छाप देता है ग्रामीण भारत महोत्सव के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। पॉज कीजिए स्क्रीन, अटेम्प्ट कीजिए। All right. So, first statement, it aims at promoting economic stability and financial security among rural population. ये बिल्कुल सही है। It focuses on financial inclusion and supporting sustainable agriculture practices. ये भी सही है, both 1 and 2. This is one of the easier question. जब बहुत ज़्यादा जेनरिक चीज़ें लिखी होती हैं, आमतौर पे वो सही ही होती हैं, बट आई एम सेइंग वंस अगेन कि आमतौर पे, नॉर्मली, कभी अब नॉर्मल भी हो जाता है यूपीएससी, और आगे मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया 1 हफ्ते के लिए, है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया। तो बेसिकली इसमें रूरल लाइवलीहुड्स, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल मार्केट से लिंक करना रूरल प्रोड्यूसर्स को, इसके ऊपर फोकस था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव्स को फाइनेंशियल इंक्लूड किया जाए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट किया जाए, मतलब विलेज के अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो पहुंचाने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन था। तो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 4 जनवरी को 2025 में। ठीक है, और गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये भी आ सकता है पेपर में, एक बार अगर ने पूछ लिया। ठीक है, सो बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047, ये आ सकता है। यूपीएससी अपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में भी इस तरीके के सवाल पूछ चुका है, तो इसलिए एक बार इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और वंस अगेन, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर मैं ये सभी जो चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ाता हूं, और फोकस हमारा रहता है यूपीएससी कौन सी थीम्स पे फोकस करता है ज़्यादा। तो नंदनी सहाकार स्कीम, इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर फोकस इसलिए क्योंकि 2025 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, और इस वजह से इस स्कीम से सवाल पूछा गया था यूपीएससी के सीएपीएफ के पेपर में। सबसे पहली स्टेटमेंट, दिस स्कीम इज एम टू असिस्ट विमेन कोऑपरेटिव्स टू टेक अप बिजनेस मॉडल बेस्ड एक्टिविटीज अंडर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट और फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये वैसे भी इलॉजिकल स्टेटमेंट है। अगर इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है या असिस्टेंस दी जा रही है तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम मैक्सिमम लिमिट, है ना। अनलिमिटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस तो कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा वो, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो नंदिनी सहाकार इज विमेन सेंट्रिक कोऑपरेटिव स्कीम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाई गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। विमेन लेड कोऑपरेटिव्स को फाइनेंस और हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है वो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के हिसाब से दी जाती है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से फंडिंग की सीलिंग डिसाइड की जाती है, क्या वो प्रोजेक्ट वायबल होगा फ्यूचर में या नहीं होगा, और कौन से सेक्टर का प्रोजेक्ट है, डेयरी का है, एग्रीकल्चर का है, हैंडीक्राफ्ट का है, ये सारी चीजें। सो दीज आर पुटिंग द लिमिट्स, दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब एक बहुत ही इजी क्वेश्चन जो पूछा गया, स्कीम के बारे में बताया गया और फिर बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्कीम है ये। स्कीम के बारे में बताया गया और फिर पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्कीम है ये, बताइए फटाफट से।
सो यस, डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू रिटेल, इसका मतलब लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज, मेगा फूड पार्क्स, इस तरीके की चीजें कौन सी स्कीम में है? जी हां, ए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर ये देखने को मिलती हैं। सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक ऐसा पैकेज है, 2026 तक चलेगा ये, जिसमें कोल्ड चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेशन ग्रीन्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। रही बात कृषि विकास योजना की, तो कृषि विकास योजना बेसिकली हॉर्टिकल्चर, लाइफस्टॉक, फिशरीज, एग्री इनोवेशन के लिए स्कीम है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, एक्सटेंशन सर्विसेज फार्मर को प्रोवाइड हो सके, नॉट रियली फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। रही बात पीएम किसान मानधन योजना की, तो वो एक पेंशन स्कीम है, 6,000 रुपए की पेंशन, मंथली पेंशन मैक्सिमम, 3,000 रुपीज पर मंथ की पेंशन 60 ईयर्स के बाद फार्मर को मिल सकती है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ऐसी मानधन स्कीम दो और है, पीएम श्रम योगी मानधन, पीएम लघु व्यापारी मानधन। ठीक है, ये तीनों स्कीम्स को आपने ध्यान से पढ़ के जाना है। तो पीएम किसान के अंदर, किसान मानधन के अंदर अगर आपने एनरोल होना है तो 18 से 40 साल की उम्र में आप हो सकते हैं। आपका स्टेट के लैंड रिकॉर्ड्स में कोई ना कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास 3,000 रुपए पर मंथ आ सकते हैं अगर 60 साल की उम्र में आपने पेंशन लेना शुरू किया। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, तो ऑफ कोर्स सम अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम फार्मर्स एज वेल, बट इसमें फैमिली पेंशन भी मिलता है। यदि फार्मर की मृत्यु हो जाती है तो 50% ऑफ द फार्मर पेंशन विल गिवन टू स्पाउस यानी कि जो धर्मपत्नी है उन्हें मिलेगी। ठीक है, और कुछ एक्सक्लूजन्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी जो फार्मर ऑलरेडी श्रम योगी मानधन या व्यापारी, लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिनके पास इनकम टैक्स जिन्होंने भरा हुआ है, या जिन्होंने एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ईएसआईसी में ऑलरेडी एनरोल्ड है, वो इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विसेज के जो फार्मर है वो भी इसका फायदा नहीं उठा सकते। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना में इनमें से क्या क्या इंक्लूडेड है? सो दिस इज रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन। रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरिया इंक्लूडेड है, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स इंक्लूडेड है, कनेक्टिविटी फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स इंक्लूडेड है, और इंटीग्रेशन विद सागरमाला प्रोग्राम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो भारतमाला परियोजना बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 2016 में ये स्टार्ट होता है, 17 से लेकर 22 तक इसका फेज 1 कंप्लीट होना था, लेकिन 22 तक इसका फेज 1 कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए उसे एक्सटेंड किया गया है। तो आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को और बेहतर कनेक्टिविटी देनी है विद हेल्प ऑफ फ्रेट मूवमेंट यानी कि कार्गो मूवमेंट, इंटरस्टेट कॉरिडोर्स बनाने हैं, बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स बनानी है, कोस्टल और पोर्ट्स यानी कि सागरमाला से कनेक्ट होने वाली रोड्स, तभी सागरमाला पूछा है तो सागरमाला से इन लिंकेज है, क्योंकि पोर्ट से कनेक्टिंग रोड्स भी इसके अंदर बनाई जाएगी और नए नए एक्सप्रेसवे इसके अंदर बनाए जाएंगे। तो ये थे इजियर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस। आप मुझे बताओ जरा कितने मार्क्स आए हैं? फुल मार्क्स आए हैं तो बहुत बहुत बढ़िया है ना। उस कमेंट को मैं रिप्लाई भी करूंगा जिसमें फुल मार्क्स आए हैं, पर झूठ मत बोलना, सत्य बोलना, सच बोलना। इसके अलावा आप नेक्स्ट सेशन अगर स्कीम्स पे चाहते हो तो स्कीम्स प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक और सेशन इस पे लूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ नए क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड करूंगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू विजिट द वेबसाइट। एक बार हमारे प्रीलिम्स 1 क्रैश कोर्स के अंदर स्कीम्स ही नहीं, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स वो सारे के सारे कवर वहां पे किए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कमेंट जरूर करना एक बार।